नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपनी पार्टी सेकुलर के यूट्यूब चैनल पर और सोशल मीडिया हैंडल्स पर। मैं संदीप चौहान आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज आपकी मुलाकात मैं कराने वाला हूं एक बहुत ही खास शख्सियत से। जी हाँ, क्षत्रिय कुल में जन्मे अपनी पार्टी सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह चौहान जी के साथ, जहां आज हम वार्तालाप करने वाले हैं बहुत सारे मुद्दों पर। महाराणा प्रताप जयंती, पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती हम लोग 9 मई और 10 मई को मनाते हैं। एक साथ ही क्यों मनाते हैं? क्षत्रियों की पुरानी स्थिति क्या रही है, आज क्षत्रिय किस स्थिति पर आकर खड़े हुए हैं और आगे की एक सही और खास रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह चौहान जी के साथ में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले हम जब जयंती की बात करते हैं, महाराणा प्रताप जयंती और पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती, हम एक साथ 9 व 10 मई को एक साथ मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके लिए कारण ये है कि 9 मई को तो महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है और महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था 9 मई को। तो वो हमारे महान आत्माएं हमारे समाज की, उनको हमें सदा सजोए रखना है। और दूसरी बात, हिंदू अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती हम एक साथ क्यों मनाते हैं? क्योंकि महाराणा प्रताप जी की जो जयंती 9 मई को है, इसको सारे इतिहासकारों ने 9 मई को ही बताया है। जबकि पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म में मानते हैं, पृथ्वीराज चौहान जी का जन्मदिन कुछ लोग मई में मानते हैं। तो हमने दोनों का एक भव्य आयोजन हम लोग करते हैं। जयंती समारोह छोटा मोटा नहीं मनाते, बहुत बड़ा आयोजन होता है, इसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। आप क्षत्रियों की वर्तमान स्थिति को लेकर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं कि क्षत्रिय कहाँ थे और आज कहाँ उनका स्टैंड है? कहाँ पर क्षत्रिय आज स्टैंड कर रहे हैं? वर्तमान स्थिति क्षत्रियों की अगर मैं इस पर जाऊं तो इस समय ठीक भी है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की सरकार है, सारी समाज या सारे विपक्षी दल कहते हैं इस समय ठाकुरों की सरकार चल रही है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि चलो इस समय तो ठीक भी है। लेकिन जो क्षत्रियों का जो इतिहास है और जो क्षत्रियों का एक बहुत बृहद जाति है, बहुत बड़ी क्षत्रिय जाति है, बहुत बड़ा क्षत्रिय समुदाय है, आज अगर हम देखें तो क्षत्रियों के वो हित में नहीं है। एक समय था, पूरे देश में ही नहीं, ईरान इराक तक, रूस और चीन तक हिंदू राजाओं के राज नहीं, क्षत्रियों के राज थे। आज इतना बड़ा क्षत्रिय समुदाय कहाँ है? चंद गिने चुने लोग भी क्षत्रिय नहीं है। तो आज ये मतलब क्षत्रियों का जो पतन का कारण रहा है, ये आप पतन का कारण क्या मानते हैं क्षत्रियों के? मैं राजपूतों और क्षत्रियों के पतन का कारण राजपूतों को ही मानता हूँ। अगर राजपूत क्षत्रिय खुद ही कारण नहीं होते तो हिंदुस्तान गुलाम नहीं होता। हम लोग एक दूसरे से तालमेल कर नहीं सकते, एक दूसरे की बात हम लोग मान नहीं सकते। अच्छी बात का भी, अगर हम विरोधी कोई अच्छी बात कर रहा है तो हम किसी कीमत पर भी उसको स्वीकार नहीं कर सकते। हम लोग माफ करना नहीं जानते, जरा जरा सी बात पर उत्तेजित हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर लड़ने लगते हैं। कोई भी क्षत्रिय किसी से झुकने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपनी मूछ ऊंची कर कर वो कहता है कि मैं ही क्षत्रिय हूँ, या मैं ही, मेरा ही दल बढ़िया है, या मेरा ही संगठन बढ़िया है। दूसरे वो क्षत्रिय के संगठन को या दूसरे क्षत्रिय पर प्रश्न लगाता है। अगर मैं एकजुटता की बात करूं तो कहीं जब बात समाजवादी पार्टी की होती है तो जितना भी यादव समुदाय है वो एक तरफ से अपना नेता मुलायम सिंह यादव जी को या अखिलेश यादव जी को मानता है। तो क्या आप ये भी मानते हैं कि मतलब क्षत्रियों की इस स्थिति का कारण एक ये भी है कि नेताओं का बहुत ज्यादा संख्या में होना और हर क्षेत्र का अपना एक अलग अलग नेता होना? हम प्रतापगढ़ जाते हैं तो वहां हमारे नेता के तौर पर राजा भैया जाने जाते हैं, लखनऊ के इधर आते हैं तो नेता राजनाथ सिंह जी भी हैं। कई सारे नेताओं का कारण भी एक तरीके से क्षत्रिय विभाजिता का कारण है। मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी आपने क्षत्रिय नेताओं के नाम लिए, मैं उन सबका सम्मान करता हूँ और सभी क्षत्रिय समुदाय के, क्षत्रिय जात के ये नायक के रूप में हैं। लेकिन जो नायक का रूप इनका होना चाहिए, मेरी नज़र में वो नहीं है, क्योंकि ये विभिन्न पार्टियों में रहते हैं। पार्टी की जो नीति और जो लाइन होती है उसके अनुसार इनको चलना पड़ता है। इनको क्षत्रियता या राजपूतानी लाइन से नहीं चलना पड़ता। इनको जो लाइन, अगर कुछ लोग मायावती जी के साथ जाते हैं तो उनको मायावती जी की बात माननी पड़ती।
कुछ लोग अखिलेश के साथ जाते हैं तो उनको अखिलेश के उस लाइन पर चलना पड़ेगा। इसी तरीके से विभिन्न दलों में जब जो जाते हैं तो वो एक जो अपना वो निजी हित ही उनके सर पर यानी सर्वोपरि होता है, वो समाज हित, और वो उसको छोड़ना पड़ता नहीं। इस समय योगी जी वो क्षत्रियता पे काम कर रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारे क्षत्रियों को जो विभिन्न दलों में हैं, सबको एकजुट होकर उसके साथ आना चाहिए। इसके साथ मैं दूसरी बात एक और भी कह रहा हूँ कि जो आज उंगलियों पर क्षत्रिय गिने जाते हैं, यही क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रियों का बहुत बड़ा समुदाय है, और जो आज से हजारों साल पहले जो राजस्थान से पलायन कर देश के विभिन्न भागों में विभिन्न उपनामों से रह रहे हैं, उन सबको भी संगठित किया जाए, उन सबको भी एक झंडे में लेके आए। अगर हमारी अपनी ताकत ही मजबूत होगी तो हम लोग सत्ता कभी भी पा सकते हैं। किसी भी दल के अधीन न रहकर हम लोग एक शक्ति के रूप में अपनी विचारधारा को, राजपूतानी विचारधारा को, अपने कार्यों को सही रूप से हम अंजाम दे सकते हैं। मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है इतिहास, और मैं इतिहास पढ़ता हूँ। मैं राजस्थान से, मेरा शौक है, मैंने बहुत इतिहास पढ़ा है। तो मैंने देखा है कि जो बॉम्बे में जो मराठे हैं, जो उत्तर भारतीयों से लड़ते हैं, वो भी कभी इधर से ही गए, राजस्थान से गए हुए राजपूत हैं। आज वो मराठे वहां पर हैं। इसी तरीके से बहुत सी जातियां हैं। मैं तो कहता हूँ ये जो जाट है, जाटों के भी आप पीछे जाएंगे तो ये भी राजपूत जाति है। तो ऐसी सैकड़ों जातियां हैं जो उपनामों से हैं और जो सरकार की विभिन्न श्रेणियों में हैं। और मैं तो कहता हूँ 80% राजपूत तो पिछड़े वर्ग में है। हमको उन सबको गले लगाना चाहिए। जब हम मायावती जी के पास जाकर टिकट मांग सकते हैं, जब अखिलेश के साथ हम मांग सकते हैं, तो अपने भाई को साथ हम एक साथ ला सकते हैं। ठीक है, आप रिश्ते मत कीजिए। रिश्ते तो जो भी व्यक्ति करता है, किसी भी समाज में हो, कोई भी समाज हो, वो रिश्ता आदमी सोच समझकर देखकर करता है। आपने अपनी पार्टी का भी गठन किया था, अपनी पार्टी सेकुलर, तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि मतलब आपकी पार्टी का उद्देश्य क्या था गठन को लेकर? मेरी पार्टी का उद्देश्य ये था कि मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मैंने कम्युनिस्ट पार्टी से राजनीति की शुरुआत की, और आगरा शहर में जो जिला मंत्री, उसमें अध्यक्ष की जगह मंत्री होते थे। तो मैं मंत्री भी रहा हूँ, प्रदेश कमेटी में रहा हूँ, और सेंट्रल कमेटी तक मैं कम्युनिस्ट पार्टी की में रहा हूँ। उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर भी रहा। और मेरा अपनी पार्टी बनाने का उद्देश्य ये था कि मैं अपनी बात खुलकर कहीं कह नहीं सकता था। दूसरे दलों में अपनी बात, आप अपनी विचारधारा को आप उस संगठन में आप उसमें अमल में नहीं ला सकते, क्योंकि आपके अधीन रहना पड़ेगा। जो वो लोग कहेंगे वो बात माननी पड़ेगी। तो मैंने देखा कि सच्चाई का गला घोंटा जाता है दूसरे दलों में, तो सही बात कहने के लिए एक स्टैंड अपना होना चाहिए, अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और वो प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ हर निचले तबके को, वो किसी भी समाज का, जिसको एक गरीब व्यक्ति भी हो, मजदूर भी हो, किसान भी हो, किसी तरह के पीड़ित व्यक्ति हो, उसको पूरा न्याय मिले, उसको सम्मान मिले। मेरा यही उद्देश्य था कि सारे देश में बहुत बड़ी संख्या राजपूतों की है, जो लगभग 33-40 करोड़ मैंने उनका मूल्यांकन किया है। तो मेरा उद्देश्य यह था, जब कोई भी पार्टी बनती है तो पहले अपने समाज को एकत्रित किया जाता है। जब अपने समाज की भीड़ होती है तब दूसरे लोग आकर्षित होते हैं। तो अपनी पार्टी बनाने का उद्देश्य यही था कि जो राजस्थान से, जो प्राचीन काल में, जो हजारों वर्ष पहले आज देश के विभिन्न भागों में जो करोड़ों की संख्या में लोग रह रहे हैं, उनको सबको संगठित करके अपने साथ लाया जाए और देश की सेवा की जाए। भविष्य में अगर आपकी पार्टी को जनता सेवा करने का मौका देती है तो क्या ऐसे मुख्य बिंदु रहेंगे जिन पर अपनी पार्टी सेकुलर उन पर काम करना चाहेगी? मैं अपनी पार्टी सेकुलर इस समय तो भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी था, और हमने बहुत सोच समझ कर निर्णय लेकर हमारी कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ इस चुनाव में गए हैं 2022 में। और इसके बाद जब कहीं हम लोग अपनी लाइन पर अकेला चलेंगे तो मेरे पास ये कार्य योजना है कि जो केजरीवाल पानी और बिजली देकर सत्ता पाते हैं, दूसरे दल भी बिजली फ्री देने की बात करते हैं, फ्री योजना लेकर, लेकिन मैं उनसे ज्यादा टोटल फ्री योजना पे काम करना चाहता हूँ। मैं खाने से लेकर रहने का, मेडिकल, स्वास्थ्य, सारा सब कुछ अपनी पार्टी फ्री देगी, रहने की व्यवस्था करेगी, उसकी बीमारी का इलाज करेगी, कोई भूखा ना रहे। और लेकिन ऐसा नहीं कि सरकारी खजाने को खाली कर देगी,
जी जी। उसके साथ साथ हम व्यक्ति को सरकारी रोजगार से जोड़ेंगे, हर व्यक्ति को हम रोजगार देंगे, हर व्यक्ति को जैसे जिसका स्तर है उस स्तर से उसकी नौकरी देंगे, जितना योग्यता है उसके अंदर, जितनी क्षमता है उसके अनुसार उससे हम सरकारी काम लेंगे। जब एक व्यक्ति किसी फैक्ट्री में नौकरी कर कर अपने परिवार को पालता है 10 लोगों को, और वही व्यक्ति जिस फैक्ट्री में काम करता है उस मालिक को करोड़पति बनाता है, तो वही काम हम उस व्यक्ति से लेंगे। हम उस पर उसको निर्धारित होगा कि भाई तुमको इतना काम करना है, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। हम चीन जो सारी दुनिया में जो जनसंख्या का लाभ उठाकर आज छा गया है, हम उससे भी ज्यादा कम दर पर वो चीजों का उत्पादन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी संख्या की कमी नहीं है। जब हम एक एक व्यक्ति को काम लेंगे, औरतें भी काम करेंगे, बच्चे भी काम करेंगे, उनका सारी सुविधाएं सरकार की, बाकी उनको केवल काम करना है। तो हम जो कम से कम दर पर बनाएंगे तो हमारी चीजें सारे देश में फैलेंगी, और राजस्व की भी हम बहुत बड़ी यानी एकदम वृद्धि होगी हमारी। अभी अभी आप क्षत्रिय समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, आप उनसे अभी क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, क्षत्रिय हमेशा उदार रहा है और हमेशा दूसरे लोगों को संरक्षण दिया है। आज की जो व्यवस्था है, आप देख रहे हैं महिलाएं किस तरीके से अराजकता जगह जगह हो रही है। अगर समाज में सही दिशा, सही कार्य के लिए क्षत्रियों को संरक्षण देना पड़े, अगर हमारे नौजवानों को, गली में निकलने वाली हर लड़की को सुरक्षा प्रदान अगर हमारा क्षत्रिय नौजवान करता है तो वो धर्म है। क्षत्रिय धर्म यही है कि हम लोग दूसरों की सेवा करें, दूसरों की मदद करें और राष्ट्र के लिए अपने आप को कुर्बान कर दें। क्षत्रिय तो हमेशा क्षत्रिय बल पर ही जिया है, तो इसको मैं नौजवानों से अपील करूंगा, आओ क्षत्रिय शिक्षा की ओर भी ध्यान दें। अब वो समय आ गया है कि क्षत्रियों को एकजुट होने की जरूरत है। क्षत्रियों को तो एकजुट होने की जरूरत है। अगर क्षत्रिय एकजुट होता तो हिंदुस्तान गुलाम भी नहीं होता था, क्योंकि क्षत्रिय शुरू से आपस में एक दूसरे से लड़ता रहा है। अगर ये क्षत्रिय एकजुट हो जाता है तो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में क्रांति हो जाएगी, और क्षत्रिय को एकजुट होना भी चाहिए। अब प्रयास हम लोग यही करेंगे, सारे क्षत्रिय एकजुट हों, सब लोग एक साथ हों, और महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जी के साथ जो हुआ हमको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ अपने नौजवानों से और भी दूसरे समाज के लोगों से, हमको पृथ्वीराज चौहान जैसी गलती नहीं करनी। उन्होंने जो 17 बार उसको माफ किया, तो हमको अपने दुश्मन, अपने विरोधियों को माफ नहीं करना चाहिए। मतलब आप गांधी जी के नियमों के एक तरीके से कहूं तो खिलाफ हैं कि मतलब अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो मैं दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, ऐसा गांधी जी कहते थे। आपका कहना क्या है? देखिए, जैसा समय होता है, जो स्थिति होती है, वहां पर गुण निर्णय लेना चाहिए। अगर कहीं जरूरत यानी उसकी शालीनता की है तो वहाँ शालीनता से भी रहना चाहिए, और जहाँ स्वाभिमान और सम्मान की बात हो वहाँ किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। हम लोग उदार व्यक्ति रहे, माफ करते रहे। हमारी माफी को लोग यानी गलतफहमी समझते हैं, बुजदिली समझते हैं। तो हमें ये पृथ्वीराज चौहान जैसी गलती नहीं करनी है, जो हमारे समाज का विरोधी है, जो राष्ट्र का नाश करने वाला है, और जो आपके प्रति ईर्ष्या भाव रखता है। मैं कहता हूँ अब उसको माफ करने का समय नहीं है, उसको यानी सबक सिखाने का भी समय है, क्योंकि आपको डिस्टर्ब हमेशा करता रहेगा। अगर एक व्यक्ति को अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो वो ये समझता है कि मैं मजबूत हूँ, सामने वाला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो लेकिन क्षत्रिय तो क्षत्रिय होता है, उसको सोचना भी चाहिए, और गलती पृथ्वीराज चौहान जैसी नहीं करनी है कि जिसमें अपना ही नाश कर बैठे। हम उसको माफ कर रहे हैं और मालूम पड़ा कि वो हमें ही कहीं मौका देख के वो हमारा ही अहित कर दे, हमारी छत कर दे। तो मैं तो क्षत्रियों से ये भी निवेदन करूंगा कि दुश्मन को दुश्मन के रूप में देखें। आने वाले 9 व 10 मई को होने वाले प्रोग्राम के बारे में कुछ जानना चाहूंगा कि मतलब प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा, कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा क्या रहेगी और क्या उसका पूरा शेड्यूल है? हमारा जो कार्यक्रम है वो क्षत्रिय के अलावा सभी समाज को लेकर, सभी जातियों को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन है, और इसमें हमारे यहाँ मुख्य अतिथि हैं, वो भी विभिन्न जाति और विभिन्न उससे संबंधित हैं, और हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और पहले दिन जो कार्यक्रम होगा वो शोभा यात्रा निकलेगी। उसके बाद कुछ बच्चों को हम लोग जो विशेष उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनको पुरस्कार मिलना चाहिए, उनको पुरस्कृत किया जाएगा।
उसके बाद हमारे पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप पर हमारे अतिथिगण, मुख्य वक्ता लोग और दूसरे बहुत से साथी लोग उन पर, उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे। यह एक बड़ी सभा होगी। उसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद वहाँ हमारा खाने का भंडारा रहेगा, भोजन रहेगा, और रात को हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। रसियों का दंगल होता है यहाँ पर ब्रज क्षेत्र में। भगवान कृष्ण की लीलाओं का रसिक वर्णन, उसको रसिया कहते हैं। लेकिन यहाँ का जो आयोजन होगा वो वीर रस की रसिया होंगी, जो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्सों को अपने तरीके से गाकर वो जनता का मनोरंजन करेंगे। पहले ये कार्यक्रम 2 दिन होगा, 2 रात को होगा। इन्हीं सारी चर्चाओं पर आज हमने बात की अपनी पार्टी सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह चौहान जी के साथ, जहां आपने जाना कि समाज में छुपी हुई कुरीतियों के बारे में। आपने जाना कि जो क्षत्रिय दल थे, जो क्षत्रिय इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी आज मुट्ठी भर सिमट कर रह गए, उसके पीछे क्या कारण थे। तो ये हमारी एक विशेष परिचर्चा थी अपनी पार्टी सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह चौहान जी के साथ। धन्यवाद।